तो लास्ट क्लास तक देखा था बेटा आप लोगों ने वार्नर थ्योरी, ठीक है। चलिए आज से दूसरा वाला लिखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, देखा है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें एक चीज़ जो आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको आनी चाहिए कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भरते कैसे हैं, क्लियर है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, और आपके पास 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। इसी तरह 5s है, 5p है, 5d है और 5f है। 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, ऐसा ही होगा ना। तो सबसे पहले जो फिलिंग करोगे वो किसकी करोगे? 1s की, फिर 2s की, फिर 2p 3s की, फिर 3p 4s की, फिर 3d 4p, फिर 5s की, फिर 4d 5p, फिर 6s की। और उसके बाद जो करेंगे वो किसका? 6 4s 5d 6p 7s की। तो हम इस पर्टिकुलर का जिक्र इसमें करेंगे, डिम्स क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आएगी और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आएगी उसी के बेसिस हाइब्रिडाइजेशन आएगा, डिम्स क्लियर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन एप्लीकेशन आता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को समझाने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, क्या ज्योमेट्री हो सकता है, उसी को समझाने में इसका मेन एप्लीकेशन आता है। किस सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उन पर्टिकुलर्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, ये कैसे निकाला जाए, उसी के ऊपर मेन थ्योरी ये बेस्ड है। और उसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे है, क्लियर। और मेन जो मेटल्स आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या कोऑर्डिनेशन में आएंगे वो 3D वाले होंगे। और 3D वाले होंगे मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि 3D वाले इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमें जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो कौन से हैं? 4s वाले। 4s के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद ही हमें 3D में जाना है, डिम्स क्लियर। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। इस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉन्सेप्ट नाम दिया जाता है, वो क्या है? अबॉव प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा होगा। सबसे लो एनर्जी 1s की, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, उसका 4s, फिर 3d, इसके लिए 4s और उसके बाद 3d। चलिए अब जरा सोचिए, इंसान थोड़ा सा होता गया है मक्कार, इसके लिए। और जब इंसान थोड़ा सा मक्कार होता है तो यहाँ उसे मालूम है 1s है और एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब ये जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा है? हीलियम है। अगर इसकी बात करें तो 2s और 2p, p में px, py, pz, और एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 और 2 8। तो 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। और 10 जिसको रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा है? नियॉन है। 10 जिसको रिप्रेजेंट करता है वो नियॉन है। यहाँ पे आ जाइए, 3s 2, यहाँ पर 6, और यहाँ वैकेंट है, ये खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी जो आएंगी वो कितनी आएंगी? यहाँ 10 आपने ले लिया है और 8 और आ गए 18, और 18 दैट मीन्स ये जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा है? आर्गन है। ये कौन सा है? आर्गन, डिम्स क्लियर। तो हम जिसका बार बार मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज करेंगे वो मेन आपका 3D वाला होगा। और 3D वाला होगा तो दैट मीन्स आप जो लिखोगे वो पहले AR अगर लिख दिए तो AR लिखते ही 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, डिम्स क्लियर। AR लिखते ही 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, डिम्स क्लियर। फिर 19वें और 20वें इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए इसको यूज करोगे, और जो ही 21वां इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 21वां कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, डिम्स क्लियर। तो इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे मान लो स्कैंडियम का लिखना चाहते हैं, डिम्स क्लियर, और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो नॉर्मल तरीका जो है वो नॉर्मल तरीका कौन सा है? 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, और फिर 4s2, फिर दिखा सकते हो 3d1, ऐसे दिखा सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि इतना ज़्यादा आपको लिखना है, डिम्स क्लियर। और जब हमें मालूम है कि आर्गन का 18 होता है तो हम इसी पर्टिकुलर को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ क्या दिखा सकते हैं? AR, ऐसे दिखा दो।
और AR दिखाते ही मतलब 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। क्लियर? और जब 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई तो बचे यही हैं, और जब यही बचे हैं तो आप दिखा सकते हो 4s2 3d1। क्लियर? तो इसका मतलब जब स्कैंडियम का लिखना होगा तो आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखोगे, और ऐसे लिखना मतलब इनडायरेक्टली आपका टाइम बचाना है। क्लियर? ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम होती है, लेकिन लिखते समय कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसे ऐसे लिखे, और लिखते समय कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि AR और लिखे 3d1 4s2। क्लियर? तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है। क्लियर? जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह समझाना होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करना होगा, क्लियर? तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसे दिखा दे। क्लियर? लेकिन ऐसे लिखे या ऐसे लिखे दोनों हैं क्या? सेम। एनर्जी के टर्म्स में 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। क्लियर? लेकिन हाइब्रिडेशन जब समझाना होगा तो इस तरह का यूज ना करके वो इस तरह का यूज करेगा। क्लियर? तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आर्गन लिखते ही 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। क्लियर? और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इसमें भर दीजिए। क्लियर? मेन जिसका यूज आएगा वो स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक आएगा, और 21 से लेकर 30 तक आएगा, और 21 से लेकर 30 तक आएगा मतलब D1 D2 D3 यही आपको भरना है। बना लोगे? इंपॉर्टेंट ऐसा लिखा जाए चाहे ऐसा लिखा जाए, दोनों क्या है? सेम है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए। अगर मान लो आपसे कहता है कि 3D इलेक्ट्रॉन्स या 3D एटम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे नाम आपको मालूम होना चाहिए कि 3D में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा है? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। इन्हीं का मेन एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन में आएगा। क्लियर? तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए या पहले एटॉमिक नंबर सोचें कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। क्लियर? इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, एक क्रोमियम का और दूसरा आपका कॉपर का। क्लियर? यहाँ पर ओरिजिनली होना क्या चाहिए? होना चाहिए था आपका AR, फिर उसके बाद होना चाहिए था 4s2, फिर होना चाहिए 3d4। क्लियर? इतना लिखते ही आप दिमाग में पिक्चर बैठा सकते हो, 20 हो गए। इतना लिखते ही दिमाग में पिक्चर बैठा सकते हो, 20 हो गए। अब आपसे अगर कह रहा है 24 तो D4 सोच सकते हो, आपसे कहता है 21 मतलब D1 सोच सकते हो, आपसे कहता है 26 मतलब D6 सोच सकते हो, आपसे कहता है कि 29 मतलब D9 सोच सकते हो। तो केयरफुल आपको केवल क्रोमियम में रहना है और साथ साथ कॉपर में रहना है। क्रोमियम में एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए 3d4, लेकिन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है AR और 4s1 3d5। क्लियर? अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचे तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। कॉपर वाले केस में कायदे से होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ जो आपको सोचना है वो सोचना है AR फिर आपका 4s1 3d10, ऐसा सोचना है। क्लियर? इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी लगभग बराबर होती है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बना लेता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना लेता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लगा लेता है। क्लियर? और हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल के कारण कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी या सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो दो जगहों पे थोड़ा एक्सेप्शन आएगा, एक आएगा क्रोमियम में और दूसरा आएगा कॉपर में। बाकी जगहों पे ऐसा सच हम भर सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लो आपसे कहता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। क्लियर? तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले AR 18 भर गए। क्लियर? उसके बाद 4s2 मतलब 2 और भर गए, 20 हो गए। अब चाहिए 26, बचे कितने? 6, तो आप लिख सकते हो 3d6 बना लोगे। क्लियर? अगर आपसे कहता है कि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो तुम्हारे ऊपर है कि 4s को पहले लिखो 3d को बाद में लिखो, या 3d को पहले लिखो 4s को बाद में लिखो। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर AR मान लो 3d को पहले लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो? 3d5 4s2 बना लोगे। तो जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऐसे लिखना है। अब ये एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है
डम्स क्लियर। जैसे मान लो आपके पास आया FeCN6 और यहाँ कहता है 4-, ये बना ले। तो आयरन जो है इस पर्टिकुलर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2। यहाँ साइनाइड -1 होता है तो -1 और 6 -6 हो गया, यहाँ -4 है। डम्स क्लियर। ओवरऑल यहाँ कितने चार्ज होंगे, +2। तो अगर ओवरऑल यहाँ पर +2 चार्ज है तो दैट मीन्स आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। डम्स क्लियर। और आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो अगर मान लो कभी कहता है कि Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, डम्स क्लियर, कहता है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं वो 3d का निकालने हैं, 4s का निकालने हैं, 4s का निकालने हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और जो 4s का निकालनी है दैट मीन्स इसका निकाल लिया, तो जो बचा वो क्या बचा, आर्गन हम दिखा सकते हैं और उसका डायरेक्ट दिखा सकते हैं 3d6। डम्स क्लियर। ऐसा हो सकता है कि 4s 0 दिखाए फिर 3d6 दिखाए। डम्स क्लियर। तो 4s 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं और इंसान थोड़ा होता गया है मक्कार, तो क्यों लिखे। डम्स क्लियर। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर को छोड़ सकता है और केवल ऐसे दिखा सकता है। और ज़्यादा मक्कारी पे उतर जाए तो क्या करेगा, इसको भी नहीं लिखेगा। और एज्यूम्ड है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें आर्गन तो है ही है। डम्स क्लियर। और डायरेक्ट केवल कितना लिख सकता है, 3d6। तो 3d6 भी लिखना ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं हम इसकी बात कर रहे हैं। डम्स क्लियर। अगर आयरन के टर्म्स में देखा जाए और 3d6 लिखा है तो इनडायरेक्टली वो किसकी बात कर रहा है, Fe2+। डम्स क्लियर। तो इंसान नॉर्मल तरीके से ऐसे, चूंकि उसके पास दिमाग आया उसने इतने पार्ट को एज्यूम करते हुए ऐसे सोच लिया, दिमाग और आया उसने और एज्यूम करते हुए और डायरेक्ट ऐसे बना ली। डम्स क्लियर। तो चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती हैं एटम्स के रिस्पेक्ट में, चीज़ें ऐसी भी लिखी हो सकती है, मतलब S पहले D बाद में, D पहले S बाद में। चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई मिल सकती हैं और चीज़ें ऐसी लिखी हुई भी मिल सकती हैं। इसी तरह मान लो अगर कहता है Mn है और ये Mn जो है +2 में है, लिख लोगे। अब ध्यान से देखिए, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए, अब बचा क्या, 3d5। तो हम सिंपली दिखा सकते हैं Ar और साथ में 3d5, या नॉर्मल क्या दिखा सकते हैं, 3d5 बना लोगे। चलिए पहले इसको बना लीजिए, चलिए मिटा दें इसको। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा जो आपको जानना है वो जानना है ऑर्बिटल्स। क्या जानना है, ऑर्बिटल्स। डम्स क्लियर। जैसे आपको ये मालूम होगा कि ये आपका 1s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है। 1s की बात करें तो भी ऐसा ही होगा, 2s की बात करें तो भी ऐसा ही होगा। अगर हम p की बात करें तो 3 एक्सिस के अलोंग, डम्स क्लियर। अगर ये x और ये y है, डम्स क्लियर, x और y है, ये मान लो आपका z है, ऐसा दिखा दें, ये x है ये y है और इसको दिखा दें z है। इसी तरह x है ये y है और इसको दिखा दें ये z, दिखा सकते हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग हम अगर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं तो इसको क्या बोलोगे, px ऑर्बिटल। डम्स क्लियर। अगर इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं तो ये क्या है, py ऑर्बिटल है। अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं तो ये कौन सा है, pz ऑर्बिटल। डम्स क्लियर। तो नॉर्मल पिक्चर में ये तो आपके दिमाग में होता है, जो खासकर दिमाग में रखना है वो कौन सा है, डी वाला। डम्स क्लियर। कि डी चूंकि 5 हैं, डी चूंकि 5 हैं और इन पांचों को आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसका जिक्र आगे वाले कॉन्सेप्ट में भी आएगा, क्रिस्टल बिल्ड थ्योरी में भी आएगा और साथ साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर को हम x कहें, ये y कहें, और अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं तो इसे बोला जाता है dxy। डम्स क्लियर। अगर इस पर्टिकुलर को y और इसे z माने, डम्स क्लियर, और इसे अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं तो ये dyz। अगर ये x है और ये z है और अगर हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं तो इसे बोलना है dx और z। एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर अगर लेके चलें, एक्सिस के ऊपर अगर लेके चलें, ये x है और ये आपका y है, तो इसे बोलना है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डम्स क्लियर। और अगर ये आपका z एक्सिस है, ये z एक्सिस है और z एक्सिस के अलोंग अगर ऐसे दिखा है, ऐसे दिखा है, डम्स क्लियर, तो इस पर्टिकुलर का बोलना है dz स्क्वायर। डम्स क्लियर। तो 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, एक dxy, एक dyz,
एक डी एक्स जेड, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। दो आपके अलोंग एक्सिस है, अलोंग एक्सिस है, ये आपका x और ये y एक्सिस के अलोंग है, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका z एक्सिस एक्सिस के अलोंग है। तो दो एक्सिस के अलोंग है और तीन एक्सिस के बीच में, तीन जो है वो कहाँ पे है, एक्सिस के बीच में, एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में। तो एक बिटवीन द एक्सिस है एक्स वाई, एक बिटवीन द एक्सिस है वाई जेड, एक बिटवीन द एक्सिस है एक्स जेड। जब एक्स और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग वाई और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग सोचते हैं, और दो जो हैं एक्सिस के ऊपर है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर, याद रहेगा, इसको भी लिख लीजिएगा, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस बना लो। अब जरा प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो का आनी चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉन्स को भरते कैसे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं किसी एटम का या किसी आयन का, और तीसरा ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। क्लियर, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो दिया गया था वो दिया गया था कोवलेंट बॉन्ड अगर हैं तो कैसे होते हैं। क्लियर, तो उसी पर्टिकुलर को लाइनस पॉलिंग ने एक्सटेंड किया कोऑर्डिनेशन में भी। क्लियर, उसी को लाइनस पॉलिंग ने, जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था, उसको इन्होंने 1931 में लाइनस पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ जोड़ दिए। क्लियर, तो इनडायरेक्टली है क्या कि इस पर्टिकुलर के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड के शेप के बारे में सोचते हैं, और शेप को बताने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब एक तरह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराते हैं, ओवरलैपिंग कराकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को समझाते हैं। क्लियर, इनडायरेक्टली किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को समझाने के लिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कराकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल के शेप को समझाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा वो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के टर्म्स में। क्लियर, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के टर्म्स में। और कोऑर्डिनेशन में जो आएगा, कोऑर्डिनेशन में, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टर्म्स में। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टर्म्स में आएगा तो दैट मीन्स एक होगा सेंट्रल मेटल, एक क्या होगा, सेंट्रल मेटल, और इसी सेंट्रल मेटल एटम को कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अपना पैसा दे रही होगी। क्लियर, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अपना पैसा दे रही होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रही होगी, क्लियर, तो इसी इलेक्ट्रॉन रिच को हम कह सकते हैं लिगेंड है। क्या कह सकते हैं, लिगेंड। और ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर एसिड बेस के टर्म्स में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये है क्या, बेस है, और इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये है क्या, एसिड। क्लियर, कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया दैट मीन्स एसिड, और लिगेंड ने उसे इलेक्ट्रॉन दिया तो दैट मीन्स है क्या, बेस है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इनडायरेक्टली उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इनडायरेक्टली उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन दो तरह का हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन्स का नेचर हो सकता है नेगेटिव चार्ज के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन का नेचर हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर, जैसे अगर बात करते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, क्लियर, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा हो सकता है अमोनिया, वाटर, इथाइलिन डाइअमीन, इन सब का नेचर क्या है, लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन देने का कंडीशन नेगेटिवली चार्ज के थ्रू हो सकता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके पास क्या होना चाहिए, खाली कमरे। उन्हीं खाली कमरों में इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है। तो खाली कमरे होना चाहिए, मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, कि इन्हीं खाली कमरों में इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसी का खाली कमरों के साथ इनका ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद कंपाउंड का शेप बनाए। क्लियर, कि इनके खाली ऑर्बिटल में इनके फील्ड इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के फिलिंग होगी, और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और उसी नए हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को समझाया जाएगा। क्लियर, तो लाइनस पॉलिंग में जो टर्म्स यूज किए उसमें ये कि जो इलेक्ट्रॉन दे वो इलेक्ट्रॉन रिच, वो बेस की तरह ट्रीट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे मेटल, वो एसिड की तरह ट्रीट करे। इसके पास खाली कमरे होने चाहिए,
और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लाना है। डम्स क्लियर? जैसे इसको अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास Fe2+ का कोई कंपाउंड है, इसने Fe2+ ने किया क्या कि 6 वाटर के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लिया FeH2O6 और ले लिया 2+, ऐसा बना लिया। तो ओरिजिनली इस कंपाउंड के अगर हम शेप की बात करें या कौन कौन से ऑर्बिटल में ओवरलैप करके इस कंपाउंड के शेप को दिया होगा, क्लियर? तो इनडायरेक्टली सबसे पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑफ मेटल। मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो आयरन चूंकि एटॉमिक नंबर 26 है, तो आयरन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आपको मिलेगा 3d6 4s2, यही मिलेगा। क्लियर? अब चूंकि आयरन जो है वो कितने ऑक्सीडेशन नंबर में है, +2, ये 0 न्यूट्रल 6 × 0 0, यहाँ पे हो गया +2 ओवरऑल चार्ज +2। और जब दूसरा आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन लिख लीजिए। आयन मतलब Fe2+, इसी का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6, बना लिया। इसी 3d6 को अगर मैं ऑर्बिटल्स के टर्म्स में लिखूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बना लोगे। अब यहाँ ये भी दिमाग में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही है तो सबसे पहले हमें अनपेयरिंग करा लेनी है। इसलिए हमें हुन्स रूल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेना है। हुन्स रूल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेना है। और पेयरिंग की बात तब करनी है जब सारे के सारे अनपेयर्ड एक एक इलेक्ट्रॉन जगहों पे फिल हो जाए। तो छठे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरना है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि 1 2 फिर 3 4 फिर 5 और 6। पहले जितनी अनपेयरिंग हो सकती है उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भर लीजिए और अनपेयरिंग करने के बाद फिर आपको पेयरिंग करनी है। क्लियर? तो पहले एक एक भर लिया पांचों में, उसके बाद छठा यहाँ चला है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाटर है। अब एक नई चीज जो आपको दिमाग में बैठानी है आगे, जिसका मैं बार बार यूज करूंगा। कहीं भी हैलाइड्स या कहीं भी ऑक्सीजन अगर कभी पैसा देता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करानी। लेकिन अगर कहीं भी कार्बन या नाइट्रोजन पैसा देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, नेगेटिव चार्ज के रूप में देता है, चाहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में देता है, कहीं भी कार्बन या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो यहाँ पे आपको पेयरिंग करानी है। लेकिन अगर कभी हेलोजन या ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो उस केस में डू नॉट पेयर, उस केस में पेयरिंग नहीं कराना है। इसी को बाद में दिखाएंगे। इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसको बोला जाता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग नहीं सोचनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाटर, और वाटर मतलब ऑक्सीजन से डोनेशन है, तो क्या वीक है स्ट्रॉन्ग है? वीक है। और अगर वीक है तो क्या पेयरिंग करानी है नहीं करानी है? नहीं करानी है। तो दैट मीन्स आप जो सोचोगे 6 को ऐसे बना लो। तो 3d6 तो आपने बना लिए। अब इसके बाद जो खाली पड़े होंगे वो खाली पड़े होंगे आपके पास कौन से? 4s। जो खाली पड़े होंगे वो कौन से हैं? 4p। जो खाली पड़े होंगे वो कौन से हैं? 4d। खाली पड़े होंगे नहीं पड़े होंगे? क्लियर? अब जरा सोचिए, अब करना क्या है कि वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं और किसको दिए हैं? आयरन को दिए हैं। आयरन Fe2+ को वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया। क्लियर? तो जब उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को Fe2+ को मिला है तो करना क्या है कि जो खाली कमरे हैं इनको पहले हाइब्रिड करना है। क्लियर? तो चूंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है तो टोटल कमरे जितने इन्वॉल्व होंगे वो कितने होंगे? 6। तो जो खाली कमरे हैं, एक कमरा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये खाली हैं। तो इन्हीं 6 ऑर्बिटल्स को सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा सकते हो। और इन्हीं 6 ऑर्बिटल्स में हम वाटर की 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो डोनेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा हम डोनेशन दिखा सकते हैं। क्लियर? और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हुए इलेक्ट्रॉन को देते हुए 6 वाटर को द्वारा देने के बाद हमने प्रॉपर तरीके से का फॉर्मेशन कर लिए। तो कुछ किताबें ऐसे लिखती हैं, कुछ किताबें ऐसा नहीं लिखकर डायरेक्ट लिख लेती हैं कि हम यहाँ पर वाटर के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर दें, वाटर के इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दें। क्लियर?
और ऐसे भरते हुए इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा दें, और इन ऑर्बिटल में एक आपका 4s है, मतलब s है, फिर 3p है, p है, 3 और 2 d है, ये बना लें। और जिस हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें वो कौन सा है, sp3d2, क्लियर। और sp3d2 की बात करेंगे और इसी sp3d2 के शेप जो आएगा वो शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। तो इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर में जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि वाटर के द्वारा पेयरिंग नहीं करनी है, और जो खाली और ऑर्बिटल्स हैं वो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं। इन्हीं ऑर्बिटल्स में वाटर का इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कहीं ना कहीं जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व दिखाई जाएंगे s p और d, और जो शेप देगा वो शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। यहीं पे अगर हम वाटर की जगह अगर अमोनिया ले लें, मान लो केस ऐसा आता, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाते FeNH3 6 टाइम और साथ साथ 2+, यही बनाते, क्लियर। अब जरा सोचिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का तो ऐसे ही आएगा, 3d6 4s2 बना लोगे। Fe2+ का अगर हम बात करें तो ये भी ऐसा ही आएगा, 3d6, यही बनाओगे। लेकिन यहाँ केयरफुल रहना है, अमोनिया है, क्लियर। स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग कराना है नहीं कराना है, कराना है। तो जब यहाँ फिल करोगे पर्टिकुलर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखा सकते हो। अगर पेयरिंग कराना है, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कर दो, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कर दो। तो अब जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मिला वो कुछ ऐसा मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया। तो क्या अब यहाँ पे 2 खाली ऑर्बिटल हैं या नहीं है? और ये जो खाली ऑर्बिटल है वो किसके हैं, 3d के हैं या 4d के हैं, 3d के। तो यहाँ आपके पास 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, 4s, इसके बाद कौन सा होगा, 4p, इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, 4d, बना लिया। और चूंकि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब जो 6 ऑर्बिटल लेके चलोगे वो 1 2 3 4 5 और 6, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग अब जो आएगा उसमें ध्यान से देखिए 3d का यूज हुआ है और d पहले यूज हुआ है, तो d2sp3। तो एक केस में आएगा d2sp3 और एक केस में आएगा sp3d2। लेकिन ओवरऑल दोनों जो शेप देंगे वो शेप आपका ऑक्टाहेड्रल है, दोनों जो शेप देंगे कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। बस यहाँ दिमाग में रखना है कि यहाँ बाहर वाले ने यूज किया, और जब बाहर वाले ने यूज किया तो आपको बोलना है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। और चूंकि यहाँ पर अंदर वाले ने यूज किया और अंदर वाले ने यूज किया था, क्या बोलना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। यहाँ आपने बाहर वाले का यूज किया आउटर ऑर्बिटल, यहाँ आपने अंदर वाले का यूज किया, दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ कितने अनपेयर्ड हैं, 4। और अगर 4 अनपेयर्ड है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है √n+2, ऐसे बना लोगे। और इसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को दिखाते हैं n से। तो इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो क्या होगा, √4 और 4+2, ऐसे बनाओगे। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू नियर अबाउट 4.9 के आसपास आई, क्लियर। तो इसका एक केस में आपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 निकाला। क्या इस केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो क्या इस पर्टिकुलर में हाई स्पिन है या नहीं है, इस पर्टिकुलर के अंदर वैल्यू कितनी है, कम है। तो कम है तो बोल सकते हैं लो स्पिन है, और इसमें बोल सकते हैं वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या है, हाई स्पिन। तो एक टर्म और यूज होगा, इसे बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और इसे बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो बस जो टर्म्स आपको दिमाग में रखनी है वो यही है कि जब बाहर वाला यूज हो D तो कहना है sp3d2 है, शेप ऑक्टाहेड्रल। अंदर वाला यूज हो तो बोलना है d2sp3 से ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा दिखे मतलब हाई स्पिन, क्लियर। इनडायरेक्टली अगर बाहर वाला यूज होता है हाई स्पिन, अगर अंदर वाला यूज होता है लो स्पिन, क्लियर। यही कुछ टर्म्स हैं जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाननी है, क्लियर। चलिए पहले इतना बना लो फिर समझाते हैं।
चलिए अब जरा सोचा जाए ओरिजिनली इस पर्टिकुलर से क्वेश्चंस आते किस तरह के होंगे। डम्स क्लियर, ये तो पूरी भूमिका है। डम्स क्लियर, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में उसका रूप क्या क्या हो सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि आप पर्टिकुलर बताइए क्या सिस्टम पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है। डम्स क्लियर, पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स दे दे और उस कॉम्प्लेक्स में बताइए कि क्या वो सिस्टम पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक। तो अगर सिस्टम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलना है, पैरामैग्नेटिक। अगर सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या बोलना है, डायमैग्नेटिक। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन हमने जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था, FeH2O यहाँ 6 और ये लिया था आपने 2+, ये लिया था। और क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। पैरा क्यों, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले ये कंपाउंड कि क्या ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला क्वेश्चन का तरीका ये हो सकता है कि बताइए कि दिए हुए कंपाउंड में कौन ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक है, दिए हुए कंपाउंड में कौन ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक। डम्स क्लियर, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इतना काम न करवाए और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ ले। डम्स क्लियर, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डम्स क्लियर, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में बताओ। दूसरा क्वेश्चन इवन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डम्स क्लियर, तीसरा कभी कभी आपसे कैलकुलेशन पूछ सकता है और आपसे पूछ सकता है कि बताइए कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला n+2 यही होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आए वो आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, और D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कितने अनपेयर्ड है, एक। और अगर यहाँ पे वैल्यू 1 कर दें तो 1 और 1 + 2 3, तो 1 × 3 √3, तो √3 जो आएगा √3 आएगा, क्या वो √3 2 से थोड़ा कम है या नहीं है। और 2 से अगर थोड़ा सा कम है तो हो सकता है 1.87 के आसपास आ जाए। डम्स क्लियर, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो कॉन्फ़िगरेशन ये आपके पास 1.87 के आसपास आएगा। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते तो कंपाउंड क्या होता, 2 और 2 + 2 4 × 2 √8, तो ये वैल्यू क्या 3 से थोड़ा कम होगी या नहीं होगी। आपको मालूम है अगर 9 होता तो 3 होता, और 3 होता तो 3 से थोड़ा सा कम होता, तो 3 से थोड़ा सा कम होता तो कह सकते हैं 2.87 के आसपास आएगा। डम्स क्लियर, अगर यही वैल्यू अगर मान लो 3 अनपेयर्ड होता तो 3 अनपेयर्ड होता तो 3 और यहाँ 3 और 2 5, 5 और 3 15, तो ये वैल्यू आती लगभग कितनी, √15। क्या 16 से कम है या नहीं है। और अगर ये 16 होता तो 4 होता, और अगर 4 होता तो कह सकते हैं 3.9 के आसपास होगा। तो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते तो वैल्यू क्या होती, 4 + 2 6, 6 × 24, तो दैट मीन्स ये वैल्यू होता √24। तो क्या 5 से थोड़ा सा कम है या नहीं है, तो इसका हम कह सकते हैं 4.9। डम्स क्लियर, यही अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते तो यहाँ वैल्यू 5 और 5 2 7, 7 5 35, तो अगर ये 5 होता तो कह सकते हैं √35। और क्या 6 से 36 6 से कम है या नहीं है, तो कह सकते हैं 5.9। डम्स क्लियर, जो ही छठा लाओगे तो छठा पेयरिंग कर दे, और अगर पेयरिंग कर देगा तो अगेन 4 हो गए, 7वां लाओगे पेयरिंग कर देगा 3 हो गए, 8वां लाओगे पेयरिंग कर देगा 2 हो गए, 9वां लाओगे पेयरिंग कर देगा 1 हो गए, और 10वां लाओगे पेयर कर देगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हम इस पर्टिकुलर से भी हाइपोथेटिकल पिक्चर बना सकते हैं कि अगर अनपेयर्ड 1 है तो 1 पॉइंट कुछ होगा, 1.9 के आसपास होगा, अगर 2 है तो 2.9 के आसपास होगा, 3 हो तो 3.9, 4 है तो 4.9 के आसपास, 5 है तो 5.9 के आसपास। डम्स क्लियर, तो अगर कभी क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो अगर आप ऐसे करने लगोगे कि मान लो कहता है कि किसी कंपाउंड में मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ है, उस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट 2.89 के आसपास आ रहा है। आप बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीका है कि आप ऐसे पूरा करो, n+2 = 2.89, और फिर यहाँ करो √n², फिर उसके बाद करो +2n = 2.89। तो क्या कैलकुलेशन खतरनाक है या नहीं है,
क्लियर? तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हाइपोथेटिकल पिक्चर बना ले कि 1.9 के आसपास मतलब 1 है, 2.9 के आसपास 2 है, 3.9 के आसपास 3 है, 4.9 के आसपास 4 है, 5.9 के आसपास 5 है, बना लोगे तो इस पर्टिकुलर से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, कैलकुलेशन से आप बच जाओ। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन का नेचर हो सकता है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, या कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, इसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्लियर? चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे अभी आपने बोला FeH2O6 और यहां था 2+, तो इसका जो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वो क्या निकाला है, sp3d2। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता और कहता है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। तो यहाँ केयरफुल रहना है कि अंदर वाला यूज होता है तो D2sp3 है, बाहर वाला यूज होता है मतलब sp3d2 है। तो एक क्वेश्चन आपका हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में आ सकता है कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कभी कभी ये आउटर और इनर का भी हेल्प ले सकता है और आपसे कह सकता है कि आप बताइए आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है। आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए दिया हुआ कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो जब बाहर वाला यूज होता है तो क्या बोलना है, आउटर, और जब अंदर वाला यूज होता है तो क्या बोलना है, इनर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस पर्टिकुलर का शेप बताइए। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 है या हाइब्रिडेशन अगर आपका d2sp2 है तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही शेप आएगा, ऑक्टाहेड्रल। चाहे हाइब्रिडेशन आपका sp3d2 हो या आपका d2sp3 हो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग का शेप सोचना है वो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा तो दो शेप हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल और एक हो सकता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन चूंकि उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है इसलिए नॉर्मली उसको नहीं यूज करता है। लेकिन अगर मान लो करने की कोशिश करे और 5 ले ले तो दो शेप हो सकते हैं, एक हो सकता है ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, एक हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल। एक जिसको दिखा सकते हो स्क्वायर पिरामिडल के रूप में और एक दिखा सकते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल के रूप में। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ऐसे है, तो इसको समझाने के लिए देते हैं sp3d। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर पिरामिडल है तो इसको समझाने के लिए लेते हैं dsp3। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट आएगा, एक आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो यहां भी दो शेप आएंगे, एक शेप आएगा टेट्राहेड्रल और एक शेप आएगा स्क्वायर प्लानर। तो ऑर्गेनिक में भी आपने देखा है टेट्राहेड्रल को समझाने के लिए हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3, और स्क्वायर प्लानर को समझाने के लिए करना है dsp2। अगर शेप के टर्म्स में बात करें तो एक अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका तरीका sp3, अगर आपका स्क्वायर प्लानर है तरीका dsp2। इसके बाद आसान अगर 3 है तो यहां आपको बोलना क्या है, ट्राइएंगुलर प्लानर है, तरीका क्या है, sp2 है, बना सकते हो। अगर सिस्टम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब लीनियर है, और लीनियर है मतलब समझाने का तरीका क्या है, sp। तो कोऑर्डिनेशन में मेन जिसका यूज आएगा, एक आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे और एक आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। तो मेन फोकस इस पे होगा, ये पर्टिकुलर आपस में इतना कन्वर्ट होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है इसलिए इसको लेके चलते हैं। लेकिन नॉर्मल पिक्चर में जो कोऑर्डिनेशन में बार बार आएगा वो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा जो आएगा कोऑर्डिनेशन में 4 के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों आएंगे, एक टेट्राहेड्रल साथ साथ स्क्वायर पैनल। तो क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बेसिस पे,
क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट के बेसिस पे, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है शेप के बेसिस पे। याद रहेगा? चलिए लिख लीजिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए, तो आपने बोला क्वेश्चन हो सकता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बेसिस पे, क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, क्वेश्चन हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के बेसिस पे, क्वेश्चन हो सकता है हाइब्रिडेशन के बेसिस पे, क्वेश्चन हो सकता है आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे, क्वेश्चन हो सकता है शेप के बेसिस पे। क्वेश्चन अगर इन्हीं में से थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करना चाहे तो वो दे सकता है क्वेश्चंस पेयरिंग के बेसिस पे, क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग। कहाँ पेयरिंग होगी, कहाँ पेयरिंग नहीं होगी। तो आपको मालूम है कि कार्बन और नाइट्रोजन अगर कभी इलेक्ट्रॉन देने की बात करें, हमें पेयरिंग करानी है नहीं करानी? करानी है। तो यहाँ पे आपको पेयरिंग करानी है। और अगर ऑक्सीजन या हेलोजन इलेक्ट्रॉन देने की बात करें तो यहाँ पर आपको डू नॉट पेयर, यहाँ पेयर नहीं कराना है। क्लियर? कि कार्बन और नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे मतलब पेयरिंग सोचनी है। दैट मीन्स अगर मान लो कभी कहता है CO इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेयरिंग कराना नहीं कराना है? कराना है। अगर कहता है साइनाइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेयरिंग कराना नहीं कराना है? कराना है। अगर कहता है इथाइलिन डाइअमीन कहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेयरिंग कराना है नहीं कराना है? कराना है। अगर कहता है अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेयरिंग कराना नहीं कराना है? कराना है। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर CO आ जाए, CN आ जाए, EN आ जाए, अमोनिया आ जाए, दैट मीन्स पेयरिंग सोचनी है। अगर मान लो कभी कोई हैलाइड आ जाए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पेयरिंग कराना नहीं कराना है? अगर मान लो आपसे कहता है वाटर आ जाए, पेयरिंग कराना नहीं कराना है? अगर हाइड्रोक्साइड आ जाए, पेयरिंग कराना नहीं कराना है? क्लियर? तो दैट मीन्स अगर हेलोजन या ऑक्सीजन आते हैं, पेयरिंग नहीं सोचनी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कार्बन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हमें पेयरिंग सोचनी है। क्लियर? ऐसा भी दिमाग नहीं लगाना है कि वाटर या अमोनिया न्यूट्रल के द्वारा ही डोनेशन हो सकता है। ऐसा भी दिमाग नहीं लगाना है कि Fe2+ का ही कंपाउंड बन सकता है। इवन आयरन 3+ का भी कंपाउंड बना सकते हो। और अगर आयरन 3+ का कंपाउंड बनाओ और मान लो हमने ऐसा सोच लिया, मान लो ऐसा बना दें Fe3+ और 6 क्लोराइड से रिएक्शन करके FeCl6 और 3- बना ले। क्लियर? इसी तरह मान लो आपसे कहता है Fe3+ है और इसने 6 साइनाइड से रिएक्शन करके FeCN6 और यहाँ 3- बना ले। क्लियर? तो यहाँ चूंकि Cl है, क्या पेयरिंग सोचनी है नहीं सोचनी है? नहीं सोचनी है। यहाँ आपके पास CN है, पेयरिंग सोचनी है नहीं सोचनी है? सोचनी है। तो यहाँ पेयरिंग कराना है, यहाँ पेयरिंग नहीं कराना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। चूंकि आयरन है तो आयरन है तो दैट मीन्स आपने लिख लिया 3d6 4s2 बना लिया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, तो यहाँ आयरन +3 में है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब 2 इसके निकल गए, 1 इसके निकल गए और ओवरऑल बन गया आपका 3d5। इतना बना लो। क्लियर? इतना बना लो। तो ये 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये बना लो। ये आपके इसके लिए भी आएगा और ये आपका इसके लिए भी आएगा। क्लियर? यहाँ बनाने के बाद जो खाली वाले हैं उसको भी चाहो तो दिखा लो, खाली वाले हैं उसको भी चाहो तो दिखा दो। बना लिया आपने। अब यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है और यही डिसीजन लेना है। अगर बात करता Cl वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। और अगर वीक है तो दैट मीन्स क्या हमें पेयरिंग सोचनी है नहीं सोचनी है? नहीं सोचनी है। तो जिसका यूज करोगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और कॉरस्पॉन्डिंग ये पर्टिकुलर 6 का यूज करोगे। क्लियर? और जिस पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करोगे वो होगा sp3d2, इसकी बात करोगे। क्लियर? और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बताएंगे कि शेप आपका ऑक्टाहेड्रल है। और चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 5.9। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालने की बात करो तो मैग्नेटिक मूवमेंट 5.9 आएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्या ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? क्या ये कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कितने हैं? 5। पूछ सकता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? कितना आएगा? 5.9। हाइब्रिडेशन कौन सा यूज हुआ? sp3d2। आउटर या इनर? आउटर। पूछ सकता शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। पेयरिंग कराया है नहीं कराया है? नहीं कराया। क्वेश्चन इसमें आ जाए तो यहाँ तक की कहानी तो सेम है।
क्लियर? यहां तक की कहानी तो सेम है, 1 2 3 4 5। यहां आपके पास ये एस, ये आपका पी, और ये आपका क्या है, डी। लेकिन चूंकि साइनाइड है, पेयरिंग सोचनी है या नहीं सोचनी है? सोचनी है। और अगर सोचनी है तो यहां से आपने इलेक्ट्रॉन यहां कर दिया, यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां कर दिए, और करस्पॉन्डिंग आपने अब जो बना लिया वो कुछ ऐसा बन गया, 1 2 3 4 5 ऐसा बना लिया। कि अब 2 खाली मिल गए या नहीं मिल गए? मिल गए। और जब खाली तुमको मिल गए तो अब जिसका हेल्प लोगे 6 यूज करने में, वो आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका हेल्प लेकर अब हम हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। और जब हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन अब क्या होगा, D2sp3 बना लोगे। क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? हैं। कितने हैं? 1। तो ऐसा भी कभी दिमाग मत लगाइएगा कि अगर लो स्पिन आता है तो वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्लियर? वर्ड यूज किया हुआ है लो स्पिन, तो लो स्पिन का मतलब कम स्पिन। क्लियर? तो कम स्पिन एक भी आ सकता है। नो स्पिन वर्ड यूज नहीं किया है, उसने क्या यूज किया है, लो स्पिन और हाई स्पिन। तो एक केस में अनपेयर्ड 1 है, दैट मीन्स इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे 1.9 के आसपास आएगा, और यहाँ आपने जो निकाला है वो 5.9 के आसपास आएगा। तो यहाँ 5.9 हाई स्पिन, 1.9 लो स्पिन। तो अगेन क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, क्या ये कंपाउंड भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? इस कंपाउंड का नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नेटिक मोमेंट 1.9 1.87 आता है वैसे, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। इसका आउटर इनर कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शेप ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं। क्लियर? कंपाउंड बना के पूछ सकता है, कंपाउंड हटाकर केवल ये दिखाकर पूछ सकता है। क्लियर? लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा उसका तरीका केवल और केवल ये होगा। क्लियर? कितना लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगा लोगे? मान लें तो आज अपना अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने जो कंपाउंड लिए थे वो सारे के सारे में ऑक्टाहेड्रल बनाया है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके चलेंगे, और जिसके थ्रू 2 शेप आएगा, एक आपका कौन सा, टेट्राहेड्रल, और दूसरा स्क्वायर प्लानर। क्लियर? उन पर्टिकुलर में भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हेल्प लेंगे, और साथ साथ देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को क्लियर कराएंगे। क्लियर है ना?